नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर। उम्मीद करता हूं आप सबका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा और आप लोग मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। हालांकि 11 तारीख को अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम है और लगभग सारे लोग जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी ज़रूर देते हैं और देना भी चाहिए। यूपीएससी के बाद यूपी पीसीएसई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा यूपीएससी का। तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी और यूपी पीसीएस तो लगता है कि जैसे ट्वेन या जुड़वा भाई हैं। स्टैंडर्ड ज़रूर यूपीएससी का थोड़ा ज़्यादा है यूपी पीसीएस की तुलना में, लेकिन सिलेबस पैटर्न ये सारी चीज़ें सेम हैं, तो इसलिए यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम तो देते ही हैं। और इस बार यूपी पीसीएस के जो रिज़ल्ट आए हैं 2018 के, तो देख भी रहे हैं हम कि किस तरीके से यूपी पीसीएस में अदर स्टेट के लोगों ने झंडे गाड़े हैं, टॉप किया है। तो वो बात भी ये बताती है कि चूँकि पैटर्न सेम हो गया है यूपीएससी और यूपी पीसीएस का, यही कारण है कि ऐसे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, भले वो किसी और स्टेट के भी थे, तो वो यूपी पीसीएस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि सेम सिलेबस सेम पैटर्न। तो इसलिए आप सारे लोग अभी 11 तारीख के यूपी पीसीएस प्री में लगे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और तब उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। तो इस दौरान मुझे लगा कि एक बार पॉलिटी के क्वेश्चंस, जो कि मैं पढ़ाता रहा हूँ, टीचर हूँ जिस सब्जेक्ट का, तो मैं एक बार उन क्वेश्चंस पे आपसे संक्षेप में चर्चा कर लूँ। और भी कई सारे लोगों ने अब तक हो सकता आपसे चर्चाएं की होंगी। सबका अपना स्टाइल, अपना तरीका है। मेरी जो स्टाइल, मेरा तरीका है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपसे बात करूँगा। जो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी या राज व्यवस्था से, कुल 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल। तो दूसरे शब्दों में कहें तो आपके प्रीलिम्स पास होने या पास नहीं होने में 18% भूमिका है इस सेक्शन की। बल्कि भूमिका तो 18% से और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 100 में से 100 सही तो करना नहीं है आपको। सही तो 100 में से आपको 55 ही करने हैं, 55, 56। तो इस लिहाज से देखें तो 30 से 35% भूमिका पॉलिटी वाले सेक्शन की है। अगर ये 18 प्रश्न आपने सही किए हैं तो मतलब कि 55 में 18 मतलब 1/3 काम आपने कर लिया है। तो 33% मोटा मोटी आप देखें तो इसकी भूमिका है आपकी सफलता में। और इतनी बड़ी भूमिका बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वास्तव में। अलग अलग व्यू हैं सबके। कई लोगों का मानना है कि करंट की चीज़ें नहीं पूछी गई इस बार पेपर में। इन जनरल जो करंट होता है ना के बराबर है, या जो हिस्ट्री तो खैर छोड़ दें, ट्रेडिशनल होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी, इनमें भी जो करंट से जुड़े हुए टॉपिक पूछे जाते थे वो भी कम हैं। लेकिन मैं बहुत सहमत नहीं हूँ इस तरह की एनालिसिस से। मैं भी पिछले 2-3 दिन से पेपर देख रहा हूँ, अपने नज़रिए से एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मुझे तो लगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इसीलिए पूछे गए हैं कि उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं वो चर्चा में किसी ना किसी वजह से जरूर रहे हैं। तो मैं तो एटलीस्ट पॉलिटी में तो मुझे नहीं लगा ऐसा। एक छोटा सा उदाहरण दूं, एमपी लेट से प्रश्न पूछा गया है। आपने जिन लोगों ने दिया है प्रीलिम्स तो जान रहे हैं, इवन जिन लोगों ने प्रीलिम्स नहीं भी दिया है
लेकिन तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, तो उन्होंने भी पेपर जरूर देखा होगा, देखना चाहिए। जो ये आज का वीडियो है ये भी समान रूप से उनके लिए तो उपयोगी होगा ही जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है। जो यूपी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी जानकारियां भी आपको कॉन्सेप्चुअल दे पाऊं या फैक्चुअल भी, कि आपको अगले 11 तारीख के एग्ज़ाम में भी संभवतः कुछ हेल्प हो जाए, या आगे के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी ज़रूर काफ़ी मदद मिलेगी अपनी तैयारी की दशा और दिशा को निर्धारित करने में इस डिस्कशन के बाद। तो एमपी लेट्स का ही प्रश्न आप देखें तो अगेन मुझे नहीं लग रहा कि बताने की ज़रूरत है कि कितना चर्चा में रहा है इशू। संसद सत्र चला, उसमें भी मुद्दा उठा कि सरकार ने कोरोना की वजह से जो फिलहाल सांसद निधि की जो योजना चलती है उसको रोक दिया है, और सांसदों का कहना था, विपक्ष का विशेष रूप से कहना था कि भले उनके जो वेतन भत्तों में कटौती की गई है वो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें जो 5 करोड़ की राशि दी जाती है एमपी लेट्स योजना के तहत अपने स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए, उसको ना रोका जाए। लेकिन सरकार ने विपक्ष की उस बात को नहीं माना और उस योजना को भी रोका गया फिलहाल। तो चर्चा में है मुद्दा एमपी लेट्स ही क्यों पूछा गया और इसी साल क्यों पूछा गया, तो तर्क तो है उसके पीछे। अब इसको हम अब देख पाए जोड़ के वर्तमान घटनाक्रम से या नहीं देख पाए जोड़ के, तो अब ये अपने अपने देखने का नजरिया है, एक अपनी विश्लेषण का जो तरीका है उसकी बात है। क्षमता तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जो अपना एक नजरिया, एक तरीका है कि हम किस एस्पेक्ट से किस चीज़ को देखते हैं। तो मैंने तो पाया कि जो 18 प्रश्न हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं जो वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, हो रही थी पिछले दिनों, कि हम प्रभाव जरूर देख सकते हैं इन प्रश्नों के ऊपर। तो फ्रेंड्स शुरू करें क्वेश्चन। सिलेबस तो जस्ट छोटा सा ही लिखा हुआ है। यूपीएससी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स में भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, मीन्स में तो आप देखते हैं काफ़ी डिटेल सिलेबस मेंशन किया गया है, लेकिन प्रीलिम्स में तो छोटा बस लिख दिया जाता है राज्य व्यवस्था संविधान, अधिकार संबंधी मुद्दे, लोक नीति, पंचायती राज, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से हेडिंग्स देखते हैं आप, उसके अंतर्गत सारी बातें समाविष्ट होती हैं। तो जो ये प्रश्न हैं एक एक करके हम देखें। ये प्रश्न नंबर 1 है पॉलिटी का। मैंने यहाँ सीरीज भी नीचे मेंशन की है कि किस सीरीज में क्वेश्चन का नंबर क्या है। सेट ए में 11 नंबर क्वेश्चन है, सेट बी में 21 नंबर क्वेश्चन है, सेट सी में 81 है, सेट डी में 91 है। तो किस सीरीज में क्या क्वेश्चन नंबर है, और प्लस हमने 1 2 3 करके यहाँ प्रश्न आपके सामने किए हैं। दोनों लैंग्वेज, दोनों मीडियम में मैंने प्रश्न किए हैं, ताकि जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनके लिए भी बराबर उपयोगी हो ये, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो खैर है ही उपयोगी। प्रश्न नंबर 1 है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें 4 ऑप्शन हैं। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बी है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। और डी है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। आप देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर बी है। सरकार
संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। हमारे देश में जो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है बेसिकली ब्रिटिश मॉडल है, ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, उसी से हमने कॉपी किया है अपने देश में संसदीय शासन व्यवस्था को। और संसदीय शासन व्यवस्था की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। संविधान का अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 देखें आप तो उसमें लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद संसद के निम्न सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें लोकसभा लिख के ना लिखा गया है बल्कि संसद लिख दिया गया है, मतलब वही है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जब तक लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है तब तक सरकार अस्तित्व में रहती है। जैसे ही लोकसभा में सरकार का बहुमत जाता है, जादुई आंकड़ा है जो बहुमत का वो खोता है, वैसे ही सरकार का पतन हो जाता है। तो जो दूसरी बात है वो एकदम सही है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बाकी अगर देखें ऑप्शन आप, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है ऐसा तो नहीं है। हम देख रहे हैं अपने देश में कुछ सत्ता पक्ष है, कुछ विपक्ष है। राष्ट्रीय सरकार या नेशनल गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी चर्चाएं हुई हैं हमारे देश में। राष्ट्रीय सरकार का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कहा जाता है कि जो स्थिति गांव में पंचायत की होती है, पंच सरपंच कोई विपक्ष नहीं, उसी तरह की स्थिति हम केंद्र और राज्य में कर लें कि जिस राजनीतिक दल को संसद में जिस अनुपात में प्रतिनिधित्व है उसी अनुपात में उन्हें हम सरकार में स्थान दे दें, संसदीय समितियों में जैसा होता है। तो वैसी सरकार को राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट कहा गया है। कई संविधान विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों के द्वारा कभी कभी इस तरह के सुझाव दिए गए हैं हमारे देश में कि हमें राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करनी चाहिए, स्पेशली जब पिछले दिनों में हमारे देश में केंद्र स्तर पर गठबंधन सरकारें बनी और उसमें राजनीतिक अस्थिरता की समस्या देखी गई। तब उस तरह के सुझाव आए कि एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए, सभी राजनीतिक दलों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उसमें सहयोग करें। जब सभी दलों की सहभागिता होगी सरकार में तो फिर अब ऐसी सरकार को कोई गिराएगा नहीं, सरकारें पूरे 5 साल चलेंगी और परिणाम जो राजनीतिक अस्थिरता की समस्या है उससे हम निपट पाएंगे। स्वीकार नहीं किए गए उस तरह के सुझाव। विपक्ष में कई तर्क दिए गए। सबसे बड़ा तर्क कि अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो बिना विपक्ष के लोकतंत्र तो फिर व्यर्थ है। लोकतंत्र का जो पर्पज है वो पर्पज ही सॉल्व ना हो अगर विपक्ष नहीं है तो, एक मजबूत विपक्ष नहीं है तो संसदीय लोकतंत्र की तो ये विशेषता नहीं है। तो राष्ट्रीय सरकार का कॉन्सेप्ट है जिसमें वैसी चर्चा की गई। सी देख रहे हैं आप, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है। ये बात तो एकदम सही है कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है। हाँ, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली निर्वाचित होती है। हम सांसदों को चुनते हैं, राज्यों में विधायकों को चुनते हैं, एमपीज, एमएलए, वो फिर जो बहुमत दल होता है, नेता चुना जाता है, वो पीएम या सीएम बनता है। तो डायरेक्टली हम पीएम सीएम नहीं चुनते, मंत्री डायरेक्टली नहीं चुनते, लेकिन एमपी एमएलए हम चुनते हैं और फिर बहुमत दल का नेता सरकार बनाता है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। अब ये बात देखिए यहाँ गलत लिखी हुई है, तो ए भी गलत है, सी भी, आधी बात सही है आधी बात गलत है कि लोगों के द्वारा सरकार को नहीं हटाया जा सकता। हमारे देश में रिकॉल सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। स्थानीय स्तर पे है तो उसमें भी हम अपने किसी एकाध प्रतिनिधि को रिकॉल करके वापस बुलाते हैं, पूरी सरकार को नहीं। और केंद्र और राज्य स्तर पे तो खैर है ही नहीं रिकॉल सिस्टम। तो सरकार हम बनाते तो हैं लेकिन हटा नहीं सकते। जो 5 साल का कार्यकाल है हम तो उसके बाद ही फिर जब अगले चुनाव होंगे उस चुनाव में हम दोबारा उस सरकार को ना चुने तो हमारे पास तो यही ताकत है। 5 साल के पहले सरकार को हटाना है तो वो तो जैसा बी में लिखा है कि वो तो संसद के द्वारा हटाया जाएगा, लोकसभा में बहुमत खोएगी सरकार तो हट जाएगी। हाँ, हमें नहीं है ये राइट कि हम सरकार को कार्यकाल के पहले हटा पाए, तो सी नहीं है। और डी देखिए कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, बात सही है।
किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती तो फिर गलत है। अधिकतम कार्यकाल 5 साल है, लेकिन 13 दिन 13 महीने में भी हमारे देश में सरकारें बदली हैं, तो अधिकतम 5 साल है, ना कि फिक्स 5 साल। जब तक लोकसभा में बहुमत तभी तक सरकार होती है, जैसे ही लोकसभा में बहुमत खोएगी सरकार वैसे ही उसका पतन हो जाएगा। तो 4 भी या डी भी गलत है इस लिहाज से। तो आप देख सकते हैं जो सही आंसर है वो है बी, कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ए, राज्य की नीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी, बी, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, सी, उद्देशिका प्रियम्बल, और डी, 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल। पॉलिटी की जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो एटलीस्ट मैं शुरू करता हूं वो यहीं से कि राज्य क्या है। हम राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पॉलिटी, तो राज्य की व्यवस्था जानने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें कि राज्य क्या है, संविधान क्या है, और तब उसके बाद बाकी बातें होती हैं। किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना जिसे हम राज्य कहते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 जिसके अनिवार्य तत्व होते हैं। राज्य के कई रूप प्रचलित हैं, 2 ज्यादा प्रचलित रूप हैं। एक को हम नियामकी राज्य रेगुलेटरी स्टेट कहते हैं, दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट कहलाता है। नियामकी राज्य रेगुलेटरी स्टेट में सरकार केवल 3 काम करती है, राजस्व का संग्रह, कानून व्यवस्था की स्थापना और न्याय प्रशासन। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार का उद्देश्य हो जाता है जनता के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, जो आज हमारी सरकार कहती भी है, सबका साथ सबका विकास। स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश में वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अपनाया गया है। प्रश्न है कि संविधान में कहां उसकी चर्चा है, या चर्चा क्या, एग्जैक्टली शब्दों पे जाएं तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा कहां है संविधान में, कौन से भाग में? वैसे आप देखेंगे तो जो 4 यहां ऑप्शन लिखे हैं, चारों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेलफेयर की चर्चा है। हमारा पूरा संविधान ही कहें राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है, तो संविधान भी उसी पे आधारित है। आंसर तो ए है, क्योंकि ए में डायरेक्टली लिखा हुआ है। ए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उसमें आप देखेंगे डायरेक्टली लिखा हुआ है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, और उसके लिए बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं, चाहे महिलाओं के कल्याण की बात हो, चाहे बच्चों के, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के, चाहे श्रमिकों के। समाजवादी निदेशक तत्व देखते हैं आप, गांधीवादी निदेशक तत्व देखते हैं आप। संविधान के द्वारा नहीं इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, लेकिन व्यावहारिक तौर पे संविधान विशेषज्ञों ने वर्गीकरण किया है कि समाजवादी सिद्धांत कौन से हैं, गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं, और अल्टीमेटली उनका जो पर्पस है वो यही है कि समाज में जनता के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय, सबका साथ सबका विकास, इनसे जुड़े प्रावधानों की चर्चा है हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से 51 वाला जो भाग 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, उसमें। तो इस प्रश्न का आंसर तो ए है। हाँ, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली चर्चाएं बाकी जगहों पर भी है। चूंकि हमें किसी एक को चुनना है, तो जो द बेस्ट होता है, सबसे सटीक आंसर होता है यूपीएससी में, हमेशा उसी को प्राथमिकता दी जाती है, उसी को चुनना होता है। तो उस लिहाज से ए
अदरवाइज बी भी देखें आप, मूल अधिकारों में आरक्षण की व्यवस्था है। अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है, एक प्रश्न भी पूछा गया आगे आपसे। बाल श्रम को रोकने की बात है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है। सब वेलफेयर के ही काम है, सबका साथ सबका विकास। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है। 7वीं अनुसूची जिसमें हमने केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया है। ढेरों प्रावधान हैं जो वेलफेयर से जुड़े हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक आर्थिक नियोजन हो, कृषि हो, सब तो उन्हीं 3 सूचियों में है। कोई संघ सूची में, कोई राज्य सूची में, कोई समवर्ती सूची में, और ये सारे इशू लोक कल्याण से ही जुड़े हुए इशू हैं। तो कोई भी प्रावधान यहाँ जो लिखे हैं भाग ऐसा नहीं है जहां वेलफेयर की बात नहीं है। अगर यही प्रश्न कूट वाला होता तो चारों सही हो जाते, लेकिन अब किसी एक को चुनना है, और जो शब्द हैं प्रश्न के कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा, तो वो स्पष्ट तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। तो इसलिए हम यहां सबसे सटीक आंसर मानते हुए ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ें। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। और 2 है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। अब देखिए आप, क्यों पूछा गया यह प्रश्न। 1973 1973 केशवानंद भारती मामले से कॉन्सेप्ट आया था संविधान के मूल ढांचे का। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अभी हाल ही में केशवानंद का निधन हुआ, तो क्या नहीं लगता आपको ऐसा कि ये प्रश्न अगर यूपीएससी ने पूछा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये मूल ढांचे की संकल्पना आई है, वो जो व्यक्ति के प्रयास से ऐसा हुआ है, अभी वो व्यक्ति चर्चा में थे निधन की वजह से। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि अगर न्यूज़पेपर भी ढंग से आपने पढ़ा, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आप जरूर जानते होंगे या जानना चाहिए आपको। और यहाँ प्रश्न है, अब कोई कहे कि करंट नहीं पूछा गया है, उससे जुड़े प्रश्न नहीं हैं, तो अब मैं तो नहीं मानता इस बात को। मुझे तो सामने दिख रहा है कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ। और देखें आप, पहली लाइन ही लिखी है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को, और यहीं से गलत हो गया है ये, संविधान में कहीं भी मूल ढांचे का कोई जिक्र या चर्चा नहीं है। ये तो केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई व्यवस्था है कि संविधान का मूल ढांचा है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। संविधान के कुछ प्रावधान कुछ अन्य प्रावधानों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो संविधान की नींव है, आत्मा है। बाकी प्रावधान उस पर टिके हुए हैं, उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की है। केशवानंद भारती मामले में संविधान में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है मूल ढांचे का। तो वो पहले पॉइंट की पहली लाइन ही गलत लिखी है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को फला फला के रूप में परिभाषित करता है। और अगर आगे भी बढ़ें तो देखिए, संघवाद मूल ढांचा नहीं है, संघात्मक तथा एकात्मक का जो एक मिश्रण किया गया है हमारे देश में, वो मूल ढांचा है। तो आगे भी शब्दों को देखें तो वो ठीक नहीं लिखे हैं। केवल संघात्मक नहीं है मूल ढांचा हमारे देश में, केवल संघात्मक है भी नहीं हमारे देश में, संघात्मक एकात्मक का मिश्रण है। और उसी मिश्रण को मूल ढांचे का पार्ट बताया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं में। तो उस लिहाज से देखें तो वो भी गलत।
मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच में बेहतर तालमेल, ये मूल ढांचे का अंग है। यहाँ केवल मूल अधिकार लिखा है, उस लिहाज से भी देखें तो स्टेटमेंट गलत है ये। तो एक तो गलत हो गया। 2 नंबर देखें तो भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था करता है। ये बात सही है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 आप देखें, भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, उसमें अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है, विधि में क्या क्या शामिल हैं बताया गया है, और उसी में 13(2) में ये प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो तो न्यायालय उनकी समीक्षा करके उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है। तो इसलिए 2 नंबर पॉइंट ठीक है। और इस लिहाज से देखें तो आंसर हो जाएगा केवल 2, मतलब बी। चार नंबर प्रश्न है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? एक, अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति और आर्थिक नियतिवाद। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो एक ये टॉपिक पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी प्रमुख विचारधाराएं हैं जिन्होंने हमारे संविधान को, हमारी शासन व्यवस्था को बड़ी मात्रा में प्रभावित किया है। तो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं जिन्होंने हमारे संविधान और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया, तो बहुत सारी विचारधाराएं, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, फांसीवाद, उसी में ये भी 2 विचारधाराएं हैं, गांधीवाद और मार्क्सवाद। बड़ा प्रभाव है, गांधीवाद का प्रभाव तो होना ही है। पूरा स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। यद्यपि गांधी ने कहा कि कोई उनके विचारों को किसी वाद का नाम नहीं दिया जाए, लेकिन अक्सर जो काम करने के लिए मना किया जाता है हमें वो जरूर करते हैं। हमने गांधीवाद नाम दिया उनके विचारों को, तो उससे तो है ही हमारा संविधान बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित। साथ में मार्क्सवाद का प्रभाव भी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में देखने को मिला। प्रश्न है कि दोनों के बीच में समानता। आंसर ए है उसका। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। मार्क्स ने तो स्पष्ट तौर पे आप पढ़ते हैं कहा कि दुनिया के मजदूर एक हो जाएं, क्रांति करें, सर्वहारा क्रांति जो कि हिंसक क्रांति हो, धर्म राष्ट्र जैसी सीमाओं से परे हो जाएं, क्योंकि ये लोगों को आपस में बांट देती हैं, लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। पूरी दुनिया के मजदूर एक होकर क्रांति करें, और पूरी दुनिया के मजदूर एक हैं, कोई उनमें अंतर भेदभाव नहीं है। तो इसलिए तो राज्य विहीन समाज की मार्क्स बात करते हैं, और गांधीवाद में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं इस चर्चा को। गांधी जी राम राज्य की बात करते थे, लेकिन बेसिकली राम राज्य का मतलब वहाँ था एक ऐसा राज्य जिसमें सबके हितों, सबके कल्याण की बात हो, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो लोक कल्याण। गांधी जी ने कहा एक ऐसा राज्य जो हर आंख से आंसू पोंछे, मतलब लोक कल्याण, वही राम राज्य है उनके लिए। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, जहां पंचायतों को सत्ता सौंपनी है, नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम ऑफ अप्रोच की बात करते हैं कि नीचे पंचायतों को सत्ता हो, उनके माध्यम से
उच्च स्तरीय संस्थाओं को चुना जाए, लोकतंत्र का विरोध करते हैं गांधी जी की बहुमत के शासन के नाम पे अल्पमत की आवाज़ दबा दी जाती है। 51% बहुमत है तो उसके नाम पे आप जो 49% है उसकी आवाज़ दबा दें, ये बात कहाँ तक जायज़ है? तो गांधी जी को सर्व कल्याण की से मतलब है, सर्वधर्म समभाव से मतलब है, सबका कल्याण सबका विकास हो। अब वो उसके लिए राज्य का होना आवश्यक ऐसा नहीं है। हाँ, कार्ल मार्क्स ने हिंसा की बात की है और आप जानते हैं कि गांधी जी तो हिंसा के सबसे बड़े विरोधी, वो सत्य, न्याय, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे आदर्शों के माध्यम से अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन राज्य विहीन समाज, ये हम कह सकते हैं कि दोनों में है। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल, ये कार्ल मार्क्स में आप देखते हैं। श्रमिक और पूंजीपति के बीच का लड़ाई झगड़ा, गांधी जी बाद में इस तरह की बातें हमें नहीं मिलती। निजी संपत्ति की समाप्ति, कार्ल मार्क्स कहते हैं गांधी जी ने थोड़ा सा दूसरा कुछ सिद्धांत दिया है, जिसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, न्यासी सिद्धांत। वो निजी संपत्ति की समाप्ति की बात नहीं करते हैं, उसमें बस ये कहते हैं कि जो निजी संपत्ति के मालिक हैं वो केवल अपने खर्च लायक, अपनी ज़रूरत लायक पैसा खर्च करें, बाकी लोगों के कल्याण और विकास पे खर्च करते हैं। लेकिन वो संपत्ति, निजी संपत्ति की समाप्ति के पक्षधर बिल्कुल नहीं है। घनश्याम दास बिरला या कई और आप देखते हैं पूंजीपति जिनका काफ़ी योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में, गांधी जी के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया। और आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिज्म, ये भी कार्ल मार्क्स के विचारों में हमें मिलता है। मार्क्सवाद में गांधी जी ने अर्थव्यवस्था को इतना महत्वपूर्ण माना ही नहीं कभी जितना कि मार्क्स ने। मार्क्स की तो पूरी थ्योरी ही आर्थिक सिद्धांतों पर ही आधारित है। उनका मानना है, आर्थिक नियतिवाद का कहना है कि आर्थिक व्यवस्था ही है जो बाकी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करती है, या बाकी व्यवस्थाएं आर्थिक व्यवस्था पर ही निर्भर हैं और निर्धारित होती हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कोई अन्य व्यवस्था। उसे आर्थिक नियतिवाद कहा गया है। गांधी जी अर्थव्यवस्था के महत्व को इनकार तो नहीं करते, लेकिन इतना महत्व भी नहीं देते हैं कि बाकी सारी व्यवस्थाएं आर्थिक व्यवस्था के ऊपर ही निर्भर। गांधी जी तो अध्यात्म या अगेन सत्याग्रह जैसी बातों पे ज़्यादा भरोसा करते थे। तो अर्थव्यवस्था जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन सब कुछ उसी पर निर्भर हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो आंसर है वो ए है कि वो दोनों में समानता हम देख सकते हैं, राज्य विहीन समाज वाली। पाँच नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ए, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। बी, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। सी, राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। और डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का मूल काम यही होता है कि सरकार की नीतियों को जनता के बीच में लागू करे ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाए। हम सरकार के तीन अंग देखते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका फिर दो तरह की, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। जो प्रशासनिक कार्यपालिका है बेसिकली नौकरशाही उसी को कहा गया। नियुक्त किए गए अधिकारियों का समूह, और उसका मूल काम होता है सरकार के द्वारा निर्धारित नीतियों को जनता के बीच में लागू करना। तो चारों में जो सबसे सटीक आंसर, जो मूल कार्य है नौकरशाही का, वो लोक नीति को कार्यान्वित करना। हालांकि बाकी भी पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन अगेन जैसा मैंने पीछे भी कहा कि हमें सटीक चुनना है, सबसे सटीक तो डी। ए है, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण
एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो संसदीय लोकतंत्र जो भारत जैसे देशों में प्रचलित है, सरकार जो भी नीतियां बनाती है, सरकार जो काम करती है, जो लक्ष्य जो उद्देश्य सरकार के तय होते हैं, उनको प्राप्त करने में नौकरशाही ही मददगार होती है सरकार की। ऐसे काम जो राजनीति नहीं कर पाती है वो काम नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। तो नो डाउट कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के स्कोप को बढ़ाने का काम करती है नौकरशाही, गलत नहीं है ये बात भी। राजनीति के सहयोगी के रूप में नौकरशाही की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जैसा हमने कहा कि सबसे सटीक चुनना है तो सबसे मूल कार्य नौकरशाही का है, नीतियों के क्रियान्वयन का। दूसरा है बी, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। तब यहां ये बात तो खैर सही है भी और नहीं। नौकरशाही के भी या लोक सेवा के भी बहुत सारे रूप हैं। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं, राज्य सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं तो संघात्मक शासन के विपरीत मानी जाती हैं हमारे देश में। कहा जाता है कि वो तो देश को संघात्मक की जगह एकात्मक शासन की तरफ ले जाती हैं। केंद्रीय सेवाएं केंद्र सरकार का काम कर रही हैं, राज्य सेवाएं राज्य सरकार का काम कर रही हैं। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश जहां संघात्मक शासन नहीं है, वहां भी नौकरशाही की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कोई बहुत डायरेक्ट रिलेशन हो नौकरशाही का संघीय ढांचे की मजबूती में या कमजोर करने में, ओवरऑल ये कहना कठिन है। अलग अलग देशों के अनुसार बात हो सकती है। यहाँ चूंकि भारत का संदर्भ है, भारत में भी हमने कहा लोक सेवाओं के कई रूप हैं। अखिल भारतीय सेवाएं तो विपरीत मानी गई हैं संघीय ढांचे के, तो इसलिए बी तो खैर कहा जाए कि गलत ही है। सी है राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। बात ये भी काफी हद तक सही है, गलत ये भी नहीं है, क्योंकि जब हम लोक प्रशासन की, लोक सेवा की भूमिका पढ़ते हैं, बहुत सारे काम हैं लोक प्रशासन के, नौकरशाही के, तो एक काम ये भी होता है समाज को स्थायित्व प्रदान करना। राजनीति में जो कमियां हैं, समस्याएं, उनको दूर करने के लिए सरकार को नीति बनाने के लिए सुझाव देना, देश के सामाजिक आर्थिक तरक्की विकास के लिए काम करना। तो गलत सी भी नहीं है, ए भी गलत नहीं है, लेकिन जब सबसे सटीक चुनने की बारी है तो फिर आंसर डी सबसे सटीक है, जो कि नौकरशाही का सबसे मूल काम है, लोक नीतियों का क्रियान्वयन। छह नंबर प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका। ए, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। बी, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। और डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आंसर देखेंगे तो डी है आंसर। और अगेन देखें तो फिर उसी केशवानंद भारती मामले से जुड़ा हुआ है। और एक प्रश्न जो केशवानंद भारती मामले से जुड़ा, और मैंने चर्चा की कि केशवानंद भारती चर्चा में थे अभी क्योंकि उनका निधन हुआ, तो और एक प्रश्न, हमारे देश में संविधान बनने के बाद ये एक विवाद का मुद्दा रहा है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माने या नहीं माने। बेरूबाड़ी संघ मामला जब सुप्रीम कोर्ट में था तो पहली बार व्यापक चर्चा हुई थी इस मुद्दे पे, और निष्कर्ष निकला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो जो बी लिखा हुआ है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बेरूबाड़ी संघ मामले में व्यवस्था थी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस व्यवस्था को बदल दिया था। केशवानंद भारती मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो उस लिहाज से बी तो आंसर अब नहीं होगा। केशवानंद भारती मामले में व्यवस्था बदल गई। अब बाकी तीनों में लिखा है कि संविधान का भाग है।
लेकिन अब उसके साथ जो बातें लिखी हैं कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव है जैसा किसी अन्य भाग का, और डी है कि संविधान का भाग है कि तू अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या दर्शन कहा जाता है। कहा जाता है कि पूरे संविधान को समझना है तो सबसे पहले हमें उसकी प्रस्तावना को समझना जरूरी है। प्रस्तावना को समझ गए तो उन्हीं की व्याख्या की गई हैं संविधान में, संविधान के बाकी भागों में। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विभिन्न व्यवस्थाओं में कहा है कि संविधान में लिखी किसी किन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए अगर जरूरत होगी तो वो प्रस्तावना में लिखी बातों को भी मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए। तो ये बात सही है कि प्रस्तावना में लिखी बातें अपने आप में कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती सेपरेटली, लेकिन अन्य भागों से जुड़ के देखा जाए तो जरूर फिर प्रस्तावना में लिखी बातों का व्यापक महत्व है। कोई विधिक प्रभाव नहीं है सेपरेटली, हम ये भी नहीं कह सकते। वैसा ही विधिक प्रभाव है जैसे अन्य भागों का, ये भी नहीं कह सकते। बल्कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रस्तावना में लिखी बातें प्लस संविधान में जो विभिन्न भागों में प्रावधान है उन दोनों को जोड़ के देखा जाए और तब उसके अकॉर्डिंग फिर सर्वोच्च न्यायालय अपनी व्यवस्थाएं देता है, व्याख्याएं करता है। तो उस लिहाज से प्रस्तावना में लिखी बातों का भी व्यापक महत्व हो जाता है और उस लिहाज से विधिक प्रभाव भी हो जाता है। तो उस लिहाज से आंसर डी है कि संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। दूसरे भागों के साथ जोड़कर हम पढ़ेंगे तो नो डाउट इसका विधिक अस्तित्व भी हमें दिखेगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी है केशवानंद भारती मामले में। और क्यों प्रश्न पूछा गया तो आप देख रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? 1 है वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। 2 वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। 3 इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। इसमें कौन कौन सी बातें सही हैं? तो आप देखिए, पहली बात गलत लिखी हुई है कि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर हम यही पढ़ते हैं कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा लागू होने योग्य हैं या प्रवर्तनीय हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू होने योग्य नहीं है। भाग 4 मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्व। तो पहली बात गलत लिखी है, उस लिहाज से ए नहीं होगा आंसर और सी नहीं होगा जहां 1 लिखा है। अब 2 और 3, तो 2 है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो एकदम सही बात है, लिखा हुआ है ये संविधान में स्पष्ट। मूल अधिकार में लिखी बातें प्रवर्तनीय और वो ऐसी बातें हैं जो बेसिकली राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी हैं, जिनको लागू करने के लिए किसी विशेष संसाधन की, विशेष पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो हमने बाध्यकारी कर दिया। निर्देशक तत्वों में ऐसी बातें जो होनी चाहिए लेकिन हमारी क्षमता है या नहीं, संसाधन पर्याप्त हैं सरकार के पास या नहीं, तो उन्हें कैसे बाध्य करें? हम बाध्य कर दें और सरकार के पास संसाधन ही ना हो तब। तो संविधान निर्माताओं ने ऐसी बातों को निर्देशक तत्वों में लिखा, राज्य की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य सक्षम होगा, संसाधन होंगे तो उसमें लिखी बातों को लागू करेंगे। और वो बातें लोक कल्याणकारी राज्य से जुड़ी हुई हैं जिनको लागू करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है। तो दूसरा सही है। और तीसरा है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो ये बात भी सही है। ये बात भी लिखी गई है संविधान में कि राज्य जब काम करेगा, नीतियां बनाएगा, कानून बनाएगा, निर्देशक तत्वों में लिखी बातों को ध्यान में रखेगा और क्षमता के अनुसार पूरी कोशिश करेगा कि निर्देशक तत्वों में लिखी बातों को लागू किया जाए। और हम देखते हैं कि हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं, नीतियां बनी हैं, प्रयास हुए हैं जो निर्देशक तत्वों में लिखी बातों से जुड़े हैं।
एक सबसे अच्छा उदाहरण तो शिक्षा का अधिकार है कि जो निदेशक तत्व में था उसे हमने तो कानून बना के और संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार में भी स्थान दे दिया, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। तो सरकारें जो भी काम करती हैं वो निदेशक तत्वों में लिखी बातों को ध्यान रखती हैं, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। ये नैतिक आदर्श के रूप में वर्णित किए गए हैं संविधान में। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, उस लिहाज से आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। और दूसरा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरहत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। पहला देखें आप, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य हो वो किसी राज्य में मंत्री बन सकता है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है जिसमें दोहरी सदस्यता का सिद्धांत होता है। मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य या राज्य की बात करें तो विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन हमने अपने देश में 6 महीने की छूट भी दी हुई है। ऐसे व्यक्ति को भी हम मंत्री बना सकते हैं जो विधानसभा मंडल का सदस्य ना हो, अगर राज्य की बात हो रही है। लेकिन वो बात तो यहाँ ठीक लिखी है कि 6 माह के लिए मंत्री बन सकता है, विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में क्या लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य हो। मतदान के लिए योग्य तो 18 साल का व्यक्ति भी होता है। 18+ आप हो गए तो वोटर कार्ड आपने बनवाया और आप वोट डाल सकते हैं, मतदान के योग्य हैं। लेकिन विधायक नहीं बन सकते। विधायक बनने के लिए आयु चाहिए 25 साल। तो मतलब 18 से 25 आप मतदान के योग्य हैं, लेकिन विधायक बनने के योग्य नहीं हैं, और उस लिहाज से आप मंत्री बनने के भी योग्य नहीं हैं। तो मतलब शुरू की 2 लाइनें गलत लिखी हैं। वो तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि मतदान के लिए योग्य है, साथ में 25 साल पूरा हो तब फिर दूसरी बात सही है कि 6 माह के लिए मंत्री बन जाए। लेकिन अभी आप 19 साल के हैं, 20 साल के, आप विधायक ही नहीं बन पाएंगे। पहले से ही हमें पता है तो मंत्री कैसे बनेंगे। हाँ, विधायक नहीं है, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन विधायक बनने की योग्यता तो रखनी पड़ेगी आपको। आप तो विधायक बनने की योग्यता भी नहीं रखते हैं, तो फिर कैसे मंत्री बनेंगे। 2001 में जयललिता मामला हुआ था तमिलनाडु में, सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल ने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री, जो कि चुनाव तक नहीं लड़ सकता, विधायक बनने की योग्य नहीं थी, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगी हुई थी। यहाँ चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन आप भाई 25 साल के होंगे तभी तो चुनाव लड़ेंगे, एक न्यूनतम शर्त है विधायक के लिए। तो गलत है पहला। और दूसरा भी गलत है, जिसमें लिखा है कि 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड। हमेशा चर्चा में रहता है ये प्रावधान 5 नहीं बल्कि 2 वर्ष है। सॉरी, हाँ बिल्कुल 5 नहीं, 2 वर्ष के लिए दंड का प्रावधान है। और दूसरी बात की स्थायी तौर पर निरहत हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगती है। जितने साल की सजा है उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। 2 साल की सजा तो 2 + 6 मतलब 2 साल की सजा काटेंगे और फिर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो स्थायी तौर पे नहीं होते निरहत 6 साल के लिए, और प्लस 5 वर्ष नहीं, 2 वर्ष, कम से कम 2 है, अधिकतम तो फिर जो भी कि अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा है तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते 6 साल। जब सज़ा ख़त्म होती है तब से लेके 6 साल तक। तो दोनों गलत हैं। तो उस लिहाज से आंसर हो जाएगा डी, कि ना पहला सही है ना दूसरा सही है।
अगला देखें 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। दूसरा है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का सत्र चलना आवश्यक हो। कौन कौन सी बातें इसमें सही हैं? पहली बात सही है कि संसद का सत्र राष्ट्रपति बुला सकते हैं और कहीं भी जिसे वो ठीक समझे, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। नया संसद भवन बन रहा है हमारे देश में, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नया संसद भवन बनना है। आज अभी जो संसद भवन है वहां संसद का सत्र होगा, फिर नया। तो कहीं भी जहां राष्ट्रपति ठीक समझे वहां सत्र हो सकता है, कोई इस तरह का समस्या प्रावधान नहीं है। दूसरा देखेंगे, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो हमारा संविधान कितने सत्र होंगे इसका प्रावधान नहीं करता। हमारा संविधान बस ये कहता है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अधिकतम जो समय है दोनों सत्रों के बीच का वो 6 महीना। तो उस लिहाज से ये दूसरा गलत है कि 3 सत्र नहीं, 2 मतलब 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं। जनरली 3 सत्र होते हैं हमारे देश में। सबसे पहले बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है, फिर शीतकालीन सत्र होता है। लेकिन कोई ऐसी बाध्यता नहीं। बाध्यता इस बात की है संविधान से कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। और तीसरा, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। तो सही बात है, डिमांड हो रही है, काफी समय से सुझाव दिया जा रहा है कि हम कानून बना के प्रावधान कर दें या संविधान में संशोधन करके प्रावधान कर दें कि कम से कम 100 दिन संसद चले हमारे देश में, 120 दिन चले संसद। अभी लेकिन कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। तो तीसरा सही है। तो उस लिहाज से आंसर हो जाएगा 2 हटा दीजिए, 1 और 3 सही हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। गलत है, ये 6 महीने की समय सीमा दी गई है इसमें। जो सुप्रीम कोर्ट की अब डायरेक्शन भी आ गए हैं आधार को लेके, आप देखें तो 6 महीने की समय सीमा दी गई है। तो पहला गलत है वहां। छह महीने की सीमा है। दूसरा है, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। सही बात है। निजता के अधिकार के तहत भी काफी चर्चाएं हुई दूसरे किसी प्राइवेट एजेंसी से, तो डेटा साझा नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है। यही तो इशू था, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चले हैं कि भाई किन किन चीज़ों के लिए आधार जरूरी हो, किन चीज़ों के लिए आधार जरूरी नहीं हो। बीमा उत्पादों के लिए आधार जरूरी नहीं है। और चौथा है कि आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ये सही है। सरकार जो भी योजनाएं कार्यक्रम चला रही है, जिनको संचित निधि से पैसा दिया जा रहा है, सब्सिडी वगैरह सरकार दे रही है, सरकार से सब्सिडी चाहिए है तो फिर वहाँ आधार चाहिए है। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना है तो सरकार ने जो आधार जारी किया है उसका वहाँ यूज आवश्यक होगा, तभी आप सरकारी योजनाओं का फायदा उठा पाएंगे। तो फिर 4 सही है। तो 2 और 4 मतलब आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4। अगला देखें, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मेरी अगली क्लास है, मॉक इंटरव्यू है 5:15 बजे से, तो थोड़ा तेजी से करेंगे। प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ए, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। सी, सरकार को हटाने के विषय में। डी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। आंसर है बी, संविधान
संशोधन करने के विषय में। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में आप देखेंगे तो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को ज़्यादा शक्तियां हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 देखें तो उसमें राज्यसभा ही पहल करती है नई अखिल भारतीय सेवा के गठन की, तब संसद फिर उसके प्रस्ताव के समर्थन में कानून बना के वैसा कर सकती है। सी देखें सरकार को हटाने के विषय में तो यहाँ तो लोकसभा के पास शक्ति है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही पीएम बनता है और जब तक बहुमत है तब तक वो पीएम रहता है। तो सरकार को हटाना ये लोकसभा की पावर होती है। और कटौती प्रस्ताव तो बजट में आप देखेंगे धन विधेयक, वित्त विधेयक, वहाँ भी लोकसभा के पास ही ज़्यादा ताकत होती है। राज्यसभा में तो जो विधेयक जाते हैं इस तरह के अधिकतम 14 दिन का समय होता है डिसीजन लेने के लिए, उसमें भी मानना नहीं मानना लोकसभा की मर्जी होती है। संविधान संशोधन ऐसे विधेयक हैं जिसमें इक्वल पावर दोनों के पास है, लोकसभा के पास भी, राज्यसभा के पास भी। साधारण विधेयकों में आप देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, तो वहाँ लोकसभा में चूंकि ज़्यादा सदस्य हैं तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो जाती है। लेकिन संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन होता नहीं है, दोनों अलग अलग विधेयक पास करें, एक ने पास किया दूसरे ने पास नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। राजीव गांधी 64वें 65वें संशोधन विधेयक लाए थे पंचायती राज नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, लोकसभा ने पास कर दिए, राज्यसभा ने नहीं किए, खारिज हो गए। तो आंसर बी है, इक्वल पावर है जहां लोकसभा राज्यसभा की, वो है संविधान संशोधन। अगला देखें, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलेट्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। तो जैसे मैंने बताया कि चर्चा में है एमपीलेट्स योजना, आप देखेंगे नेट पे या किताब में उसके प्रावधान, तो बस वहां से आपको इसका आंसर निकालना है। कौन कौन से सही उत्तर हैं ये आपको इससे चूज करना है। पहला है एमपीलेट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती हैं। सही है। इसी तरह के कामों के लिए सांसद निधि का यूज किया जाता है, तो सही है ये। प्रत्येक सांसद की निधि का निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है, ये बात भी सही है। एमपीलेट्स में भी हमने प्रावधान किया है 5 करोड़ में संभवतः 75 लाख की, जहां वो SC/ST के लिए खर्च करना जरूरी है। तीसरा है कि एमपीलेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जा सकता, कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं होता, ये बात गलत है। सामान्य बजट में रूल ऑफ लैप्स या व्यपगमन का सिद्धांत होता है, जहां अगर राशि खर्च नहीं हो पाती 31 मार्च तक तो बची हुई राशि लैप्स हो जाती है। लेकिन सांसद निधि में ऐसा नहीं होता। अगर वो राशि खर्च नहीं हुई है, सांसद अगले साल कैरी फॉरवर्ड करता है और उसे खर्च कर सकता है, तो तीसरा गलत है। और चौथा है कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है, ये बात भी सही है। तो आंसर में से बस 3 हटा दीजिए, 1 2 4, तो आंसर हो जाएगा डी। 1 2 और 4, तीसरा बस इसमें गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला देखें, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। एकदम आसान प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है। आर्टिकल 17 आप देखते हैं अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 17 मतलब समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समता के अधिकार की बात की गई है, उसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की चर्चा की गई है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। अगला देखें, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा बी, संविधान के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। आर्टिकल 50 आप देखें, उसमें कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। जिले में जो जिलाधिकारी या कलेक्टर होता है, जिला मजिस्ट्रेट की पावर के नाम से उसे डीएम भी कहा जाता है। रेवेन्यू से जुड़ी पावर अभी भी है उसके पास,
न्यायिक पावर, लेकिन बाकी क्रिमिनल मैटर्स की जो पावर पहले हुआ करती थी 1973-74 में जब संशोधन किया गया, उसके बाद उस तरह की पावर उससे सीआरपीसी में संशोधन के बाद वापस ले ली गई। रेवेन्यू जुड़े मैटर अभी भी सुनता निपटाता है कलेक्टर, लेकिन उसके अलावा बाकी पावर्स नहीं। तो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, ताकि दोनों स्वतंत्र निष्पक्ष होकर अपने अपने कार्यों को संपन्न कर सकें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उसके लिए प्रावधान किया गया है, और हमने यद्यपि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उसमें लिखी इस बात को लागू किया है 1973-74 सीआरपीसी में संशोधन के बाद। अगला देखें, 15 वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ये है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, ऐसा नहीं है कोई ऐसी संसदीय परंपरा नहीं रही है हमारे देश में। बी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के कारण, ऐसा भी नहीं है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट की चर्चा है, बजट वर्ड नहीं है संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण। 110(1) में धन विधेयक मनी बिल। सी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें बजटीय प्रक्रिया की चर्चा की गई है कि कैसे संसद में बजट की स्वीकृति की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो अब नेचुरल सी बात है, बच गया डी, और डी सही भी है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण, इसी अधिनियम के बाद ऐसी व्यवस्था की गई कि बजट के साथ साथ वित्त मंत्री बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी रखते हैं। 2012 में इस एक्ट में संशोधन हुआ, और संभवतः उसके बाद ही फिर ये विवरण भी वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। आ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज। तो संविधान और संविधानवाद की संकल्पना पढ़ते हैं हम। जब पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, किसी देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के अनुसार चलता है उनके समूह को संविधान कहा जाता है, और जब संविधान के अनुसार शासन चलता है तो उसे संविधानवाद की संज्ञा दी जाती है। हालांकि केवल संविधान के अनुसार शासन का चलना ही संविधानवाद नहीं होता, ये बड़ी संकुचित मानसिकता है। व्यापक दृष्टिकोण से संविधानवाद में कई और बातें शामिल होती हैं। सार यही होता है संविधानवाद का कि जो सरकार अपने कार्य करेगी, सत्ता में होगी, वो निरंकुश नहीं होगी, वो स्वेच्छाचारी नहीं होगी, बल्कि कुछ नियमों सिद्धांतों से बंधी होगी। 1688 में जब इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, तब उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आए थे आधुनिक समय में। बाकी प्राचीन काल में तो पहले से भी चर्चाएं थी। तो जो रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति थी, उसका उद्देश्य ही था कि राजाओं की निरंकुशता के ऊपर अंकुश लगाया जाए, कुछ सिद्धांत, नियम, कानून हो, उसके अनुसार शासन का संचालन हो। और उस लिहाज से आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा डी, सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब सरकार होगी लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं होगी, मन की मर्जी से काम नहीं करेगी, कुछ नियम सिद्धांत होंगे, उनका पालन करना होगा। बहुदलीय सरकार ये संवैधानिक सरकार का मूल अर्थ नहीं है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, बहुदलीय सरकार बन रही है, नहीं बन रही है, तो कोई ऐसा कहा जाए कि संवैधानिक सरकार में बहुदलीय होना जरूरी है, ऐसा नहीं। एक दलीय सरकार भी संवैधानिक होती है। संवैधानिक सरकार लोकप्रिय हो, ये हो सकता है, लेकिन लोकप्रिय सरकार संवैधानिक हो, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि लोकप्रिय सरकार तो निरंकुश तानाशाह भी हो जाए, संविधान को ताक पर रख दे। आजकल कहा जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सरकार और सरकार की मुखिया बहुत लोकप्रिय है। तो खैर, उससे सहमत होना या नहीं होना एक अलग मुद्दा है कि वो खतरे में है या नहीं, लेकिन कहने का मतलब कि लोकप्रियता है सरकार की, तो उस लिहाज से तो हो सकता है कि वो अपनी मन की मर्जी से काम करने लगे, क्योंकि लोकप्रिय है, कोई उसका विरोधी, कोई उसका आलोचक नहीं।
और विधानमंडल द्वारा सरकार, तो ये संसदीय लोकतंत्र की विशेषता होती है। अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र है, वहाँ तो विधायिका अलग कार्यपालिका अलग काम करते हैं, तो वहाँ तो विधानमंडल द्वारा सरकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक तो है। तो आंसर डी है। अगला है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देशिका, राज्य की नीति के निरीक्षक तत्व, मूल कर्तव्य। मेनली आप देखेंगे इसमें दो है, राज्य की नीति के निरीक्षक तत्व, ये तो है ही। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के द्वारा मानवाधिकार संबंधी विश्वव्यापी घोषणा की गई थी। 100 से ज़्यादा अधिकारों को मानवाधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। उसी दौर में हमारा संविधान बन रहा था। हमने उन मानवाधिकारों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। राजनीतिक अधिकारों को मूल अधिकार में शामिल कर दिया और सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों में। तो नीति निर्देशक तत्व तो है ही इसमें, लेकिन उद्देशिका, मूल कर्तव्य में भी हमें ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जो कि मानवाधिकार घोषणा पत्र में चर्चा है। सामाजिक आर्थिक न्याय लिखा है उद्देशिका में, शिक्षा लिखा हुआ है मूल कर्तव्य में। अभी जो 51 क में हमने शिक्षा के लिए प्रावधान किया है, हर माता पिता की जिम्मेदारी तय की है कि वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए। उद्देशिका में आप देखें व्यक्ति के जीवन की गरिमा की बात की गई है, मानवाधिकार है। तो मिलती जुलती बात है, नो डाउट उद्देशिका और मूल कर्तव्यों में भी हैं जिनका मानवाधिकारों में जिक्र है। मूलतः दो है आंसर। अब यहाँ केवल दो हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है कि यूपीएससी क्या मानता है। दो तो है ही, अब 1 और 3 को भी शामिल करता है या नहीं, शामिल हो भी सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली चर्चाएं हैं ऐसी जिनका मानवाधिकारों में उल्लेख है और वो यहाँ मूल कर्तव्य और उद्देशिका में भी वर्णित हैं, लेकिन दो तो है ही। तो इसमें थोड़ा डाउट है, बी या डी। यूपीएससी क्या मानता है उसके आधार पर। और लास्ट प्रश्न है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं? 1 है 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को, और 4 है सभी वरिष्ठ नागरिकों को। लीगल एड आप देखेंगे, विधिक सहायता, जो ये अथॉरिटीज़ बनी हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के नाम से 1987 में एक्ट बना था हमारे देश में, नालसा बना। लीगल एड की व्यवस्था की गई कि समाज के जो कमज़ोर वंचित शोषित वर्ग हैं उन तक भी न्याय की पहुँच हो। तो इसलिए अगर वो खुद अपना केस लड़ने में सक्षम नहीं है, वकील नहीं कर सकते, तो सरकारी मदद मिले उन्हें, सरकारी वकील की व्यवस्था हो ताकि निःशुल्क विधिक सहायता मिले उन्हें, ताकि वो भी अन्याय और शोषण का शिकार ना हो। अब सीमा क्या है, मैंने भी खूब नेट पर सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं एग्जैक्टली ये डेटा नहीं मिला, चूँकि उसमें प्रावधान किया गया एक्ट में कि हर राज्य डिसाइड करेगा कि किस आय सीमा तक के लोगों को विधिक सहायता मिलनी है या नहीं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये प्रश्न ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन फिर मैं जब और सर्च कर रहा था तो देख रहा था कि दिल्ली सरकार के प्रावधान हैं ऐसे जो 1 और 2 लिखा हुआ है, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर, तो ये दिल्ली में ऐसा है। बाकी हर राज्य में ये अलग अलग हो सकता है। पहले नज़रिए से तो क्वेश्चन ठीक नहीं है ये, क्योंकि ओवरऑल पूरे भारत के लेवल पे बात करें तो कोई इस तरह की सीमा तय नहीं की गई है, स्टेट वाइज होता है ये। तो अब दिल्ली को अगर ध्यान में रखा जाए तो फिर 1 और 2 है उसमें, 3 और 4 वहाँ भी नहीं है। सभी वरिष्ठ नागरिक, तो सभी वरिष्ठ नागरिक तो कहीं नहीं है, वो आय के अकॉर्डिंग ही तय होता है कि किन वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी या नहीं। और ओबीसी के लिए भी विधिक सहायता जैसा कोई प्रावधान नहीं है, वो आरक्षण के इशूज़ अलग हैं, यहाँ ऐसा नहीं। हाँ, 1 और 2 के प्रावधान जरूर दिल्ली में हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। तो उस लिहाज से आंसर इसका हम
ए कर सकते हैं, 1 और 2। तो ये फ्रेंड्स 18 प्रश्न थे जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए। उम्मीद करता हूँ आपने ज़्यादातर आंसर सही किए होंगे इनके। इस डिस्कशन से आपको मदद मिली होगी अब अपने आंसर को चेक करने में, जज करने में, और प्लस जो अब 11 तारीख को फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको मदद मिलेगी। सो रोक रहा हूँ, बहुत जल्दी हम बैच शुरू करने जा रहे हैं लोक प्रशासन का, पॉलिटी का, गवर्नेंस का। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, लाइव, रिकॉर्डेड, ऑफलाइन, ऑनलाइन। ऑफलाइन तो अभी नहीं, लेकिन ऑनलाइन की व्यवस्था है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कर सकते हैं कोर्स। यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, अपने फीडबैक शेयर कीजिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में और कुछ मुद्दों पे आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।